नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव नतीजे आ गए हैं। वहां पर 3 सीटों पर चुनाव हो रहा था और विधानसभा की जिस तरह की संरचना है उसके हिसाब से यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आसानी से जीत हासिल करेगी और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलेगी। लेकिन जब चुनाव नतीजा आया तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीत गए। इसका कारण यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार थी और उनके नामांकन पत्र को जिस आधार पर निरस्त किया गया वह बिल्कुल एक मजाक है, क्योंकि जिस आधार पर उनका नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ उसमें यह कहा गया कि उनके ऊपर एक पुलिस में मुकदमा है और उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन असल में ऐसा कोई मुकदमा उनके ऊपर है ही नहीं। एक मुकदमा जो जिस तेलंगाना से संबंधित है वह 2 लोगों के बीच का झगड़ा है और उसमें से एक पक्ष ने उसमें मीनाक्षी नटराजन का नाम इसलिए दिया था क्योंकि उसे यह लगता था कि मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस से संबंधित उस व्यक्ति पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट मीनाक्षी नटराजन का इस मामले से नहीं था। इस मामले का संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया, कोई अपराध तय करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। तो इस लिहाज से ऐसा कोई मामला बनता नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो आपराधिक मामले उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज होते हैं या जो उनकी आय होती है उसके बारे में पूरी जानकारी उन्हें अपने शपथ पत्र में देनी होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, चूंकि यहाँ पर कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ है जिसमें कि मीनाक्षी नटराजन सीधे तौर पर शामिल थी, तो उन्हें इस बात का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज की द हिंदू अखबार के एडिटोरियल में भी इसी बात को मजबूती से रेखांकित किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने इस तरह की दलील को नहीं माना और उन्होंने सीधे तौर पर मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। यह पूरा मामला झारखंड के एक मामले से बिल्कुल अलग था, जहां इसी तरह के आपत्ति को दर्ज किए जाने पर उम्मीदवार के नामांकन को रद्द नहीं किया गया था, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार था। तो कुल मिलाकर 2 तरह का स्टैंडर्ड यहां पर साफ तौर पर दिखता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग के पास गई। निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि वह सारी आपत्तियों को सुनेगा और अपना फैसला जल्दी देगा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी दिन मामले की सुनवाई नहीं की, अगले दिन सुनवाई की और सुनवाई में फिर उसने यह कहा कि चूंकि एक बार चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता है। नतीजा आने के बाद जो उम्मीदवार है जिसे लगता है कि गलत हुआ है वो फिर से सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति यह बनी कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ। मीनाक्षी नटराजन चुनाव नहीं लड़ पाई और बहुत ही आसानी से बिना किसी चुनाव के निर्विरोध तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तीसरा उम्मीदवार भी चुन लिया गया। अब हमें यह सब सोचने की जरूरत है कि हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं उस लोकतंत्र में कितनी आसानी से सीट की चोरी हो सकती है और इस चोरी को करने में हर संस्था जो सरकारी पार्टी है उसके साथ खड़ी हुई दिखती है। और यह जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कहीं से भी पारदर्शिता लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। बार बार यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है, लेकिन उस प्रक्रिया के भीतर कितने तरह के झोल हैं वह जनता को या आम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र होता है, जो चुनावी लोकतंत्र होता है, उसमें चुनाव एक बुनियादी चीज होती है। लेकिन हाल के दिनों में कई जगहों पर यह बात सामने आई है कि चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। चुनाव होने से पहले ही उम्मीदवारों को या तो बिठा दिया जाता है या फिर एक ऐसी स्थिति बनाई जाती है जिससे कि जो विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं उनके नामांकन निरस्त हो जाएं। और लोकसभा के एक सीट पर भी ऐसा उदाहरण सामने आया था, विधान परिषद के चुनाव में इस तरह के उदाहरण सामने आते हैं। तो यह एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्रेंड है। आप इस बात को समझिए कि यह पूरी तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ है। मीनाक्षी नटराजन को चुनाव लड़ना था और उन्हें चुनाव जीतना था। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया तो निश्चित तौर पर वह इस बात के भरोसे पर ही थी कि वह पैसे से खरीद फरोख्त करके कांग्रेस विधायकों को तोड़ेगी और अपने तीसरे उम्मीदवार को जिता देगी। यह भी लोकतांत्रिक मूल्यों और शुचिता के आदर्श के खिलाफ जाता है। लेकिन फिर भी कई बार उम्मीदवार दल खड़े कर देते हैं और इस तरह के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और चुनाव कई बार जीत जाते हैं, कई बार हार जाते हैं। लेकिन शायद ही ऐसा कोई चुनाव हुआ हो जहां पर
इस तरह का उम्मीदवार जिसके पास पर्याप्त सीटें नहीं है, वह चुनाव जीत जाता है और वहां पर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आता है। भ्रष्टाचार के कारण ही इस तरीके से दूसरे दलों के विधायकों को खरीद कर एक व्यक्ति चुनाव जीत पाता है। यहाँ जो पूरा का पूरा मीनाक्षी नटराजन का मामला है, उसमें हमें यह समझने की जरूरत है कि यह हमारे संविधान के साथ भी एक धोखाधड़ी है। अब आप इस बात को समझिए कि सिर्फ एक राज्यसभा की सीट की चोरी नहीं की गई है, बल्कि अगर कल को संविधान में बदलाव करने के लिए कोई प्रक्रिया आरंभ होती है, तो एक ऐसा व्यक्ति राज्यसभा के चुनाव में वोट डालेगा जो बिल्कुल ही गलत तरीके से चुनकर राज्यसभा में गया है, और इससे वह संविधान में भी बदलाव कर सकता है, वह नए तरीके के कानूनों को लागू करने या बनवाने की दिशा में भी काम कर सकता है। तो इससे जो हमारे संविधान का जो मुख्य मूल्य है, उस पर भी क्षति पहुंचेगी। वर्तमान समय में तो हम यह जरूर कह सकते हैं कि जिस आधार पर चुनावी राजनीति की पूरी परिकल्पना की गई है, वही खंडित होती हुई नजर आ रही है। अब मीनाक्षी नटराजन या कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? एक विकल्प तो यह है कि वे न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़े, और इस लंबी लड़ाई का नतीजा कब आएगा कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि वो बहुत लंबे समय के बाद आए, जब सारी की सारी परिस्थितियां बदल जाएं। और हम इस चीज को जानते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका इस मामले में काफी लचर रही है। लचर कहने का अर्थ यह है कि अगर हम न्यायपालिका की भूमिका को देखें, तो कई सारे मामलों में निर्णय तब आते हैं जब पूरा का पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो हो सकता है कि मीनाक्षी नटराजन के मामले का नतीजा भी तब आए जब तीसरा उम्मीदवार जो मीनाक्षी नटराजन की जगह चुनाव जीता है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो। उसी तरीके से हम कई ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना का मामला हुआ, उसकी सुनवाई में भी काफी देर की गई, और जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो अपनी मनमानी करते रहे। तो कुल मिलाकर न्यायपालिका अपनी धीमी गति के कारण, न्यायपालिका अपने एक ऐसे व्यवहार के कारण जिसमें कि वह यह कह सकता है कि ठीक है, चीजें चल रही हैं और हम फैसला देते रहेंगे, उसके कारण से जो पूरी प्रक्रिया का क्षरण हो रहा है, उसे रोक पाने में असमर्थ दिखती है। तो कुल मिलाकर जो विपक्षी राजनीतिक दल है, उनके पास कई तरह के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विकल्प कानूनी नहीं है बल्कि राजनीतिक है। यानी कि वो जनता के पास जाएं, लोगों को इन सभी मुद्दों पर जागरूक करें, इस पर बड़ा कैंपेन चलाएं, और एक ऐसी जागरूकता लाने की कोशिश करें जिससे कि जो सत्ताधारी दल है, वह चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने से पहले कई बार सोचे। दूसरे स्तर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दलों को अपने घर को ठीक करने की भी जरूरत है, और जो अलग अलग तरह की गुटबाजी चलती है, उस पर भी उन्हें नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसमें बार बार ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन का जो पूरा मामला था, उसे कांग्रेस के भीतर के ही किसी व्यक्ति ने रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचा दिया। लेकिन दो बातें इसमें है। पहली बात तो यह है कि यह कोई ऐसा मामला नहीं था जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर को इस तरह का निर्णय लेना था। दूसरा, कि कांग्रेस का कोई नेता ऐसा सच में किया या नहीं किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह कहने के बावजूद इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है, और कांग्रेस पार्टी को इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले मैंने यह बात इसी कार्यक्रम में रखी थी कि जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, वो इस बात को साबित करेंगे कि राहुल गांधी ने जो प्रक्रिया केरल से शुरू की है, जो कर्नाटक में आगे बढ़ी है, और राजस्थान में भी एक बदलाव के आसार दिख रहे हैं, वह मध्य प्रदेश में सही तरीके से लागू हो पा रही है या नहीं, यह राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के भीतर वास्तविक नियंत्रण को साबित करेगा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि चुनाव नहीं हुआ और उसके पहले ही मीनाक्षी नटराजन मैदान से बाहर हो गए। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है, बहुत सारे प्रेक्षकों का यह मानना है कि अगर चुनाव होता भी तो नटराजन चुनाव जीत जाती, इसकी गारंटी कम है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर काफी खींचतान चल रही है। पर फिर भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो प्रक्रिया शुरू की है, यानी कि वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले लोग जो पार्टी में नई ऊर्जा को रोकने का काम करते हैं, उन्हें किनारे करने का काम राहुल गांधी ने शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी इस मुहिम को जारी रखना चाहिए। निश्चित रूप से सीनियर नेताओं की एक भूमिका है, लेकिन यह भूमिका यह कतई नहीं है कि वे नई पीढ़ी के नेताओं के पैरों में बेड़ी डाल दें, नए विचारों
को आने से रोके, नई ऊर्जा के प्रवाह को रोके। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं और इस दिशा में राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह बिल्कुल प्रशंसनीय काम है और मुझे लगता है कि उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।